आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एमिनेंट कथक गुरु और कोरियोग्राफर पंडित जयकिशन महाराज। पंडित जयकिशन महाराज कथक की दुनिया का एक जाना माना नाम। लखनऊ में पैदाइश हुई और होश संभालते ही कथक नृत्य की तरफ खींचे चले गए। अपने वालिद पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज से तालीम हासिल की और फिर कड़ी मेहनत और रियाज की बदौलत कथक में महारत हासिल की। दुनिया भर में इन्होंने परफॉर्म किया, जहां इनके फन को काफी सराहा गया। यही नहीं, फिल्म दिल तो पागल है और बाजीराव मस्तानी में कोरियोग्राफी भी की। साथ ही इन्होंने कथक केंद्र में गुरु की हैसियत से नई नस्ल को तालीम देने का भी काम किया। आज भी पंडित जयकिशन महाराज अपनी कला और फन के जरिए पुरखों की विरासत को पूरी शिद्दत से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंडित जी, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका आपको नमस्कार करता हूं और मैं बहुत खुश हूं यहाँ आकर के आपसे मिल करके। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ घराने से जी रिलेटेड। जी। लखनऊ घराने में आपका बहुत लंबा इतिहास रहा है और जैसा कि कई अजीम फनकार आपके परिवार से हैं जिन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए कथक को। जी हाँ, जी हाँ। और अब आप इस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लखनऊ घराना, जो कालका बिंदा दीन घराने के नाम से भी जाना जाता है, इसका छोटा सा जो हिस्ट्री है वो ये है कि बनारस और इलाहाबाद के बीच में एक हंडिया तहसील नाम का गांव है, जहां पर हमारे कथक बिरादरी जो वहाँ रहते थे, करीब 989 घर, 989 घर हमारे कथक बिरादरी का हुआ करता था। जी। मंदिरों में जा कर के कथा वाचन करना समय समय पर, और कभी जन्माष्टमी पे गए, रामनवमी पे गए, कभी इस तरीके से जा कर के कथा वाचन करना। और जो चढ़ावा चढ़ता था वो आधा पंडित ले लेता था और आधा कलाकारों को मिल जाता था, जिससे वो निर्वाह करते थे। धीरे धीरे थोड़ा सा और विस्तार हुआ और साहूकार और जमींदारों के घर में हम लोग का आना जाना शुरू हो गया। एक टिकैत राय नाम के एक व्यक्ति थे जो उसी गांव के थे, जो कि नवाब वजीर शाह के दरबार में जी। वो मशालची हुआ करते थे और वो फारसी बहुत अच्छा जानते थे। तो कभी जिक्र हुआ होगा कि किसी कलाकारों को यहाँ लाया जाए, तो उन्होंने हमारे परिवार के बारे में उनको बताया। तो हमारा परिवार वहाँ से उठ करके लखनऊ आ गया और उनके दरबार में। तो हमारे कालका बिंदा दीन कालका महाराज और दुर्गा प्रसाद जी, ये तीनों लोग जो थे हमारे उनके दरबार में गए और वहाँ से कथक ने एक नया मोड़ लिया, आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके दरबार के अंदर में बहुत से बड़े बड़े नामी ग्रामी पखावजिया, तबले वादक, ध्रुपद गायक सब लोग थे। तो कथक का उस समय विस्तार बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, लेकिन क्योंकि दरबार में जब आए तो वहाँ पर कथक ने फिर समझिए कि वहाँ से कथक के अंदर भी एक नया बदलाव आया, बंदिशों में बदलाव आया और तबले और पखावज के बोलों को लेकर, नृत्य के बोलों को लेकर कई चीज़ों की उत्पत्ति की गई वहाँ पर। और धीरे धीरे जो है वो दरबार से और आज जो हम मंच पे प्रस्तुत करते हैं, तो लगभग उस मंदिर काल और मुगल काल को लेते हुए और आज के मंच पे हम लोग जो है उसको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। मैं इस घराने का 8वां पीढ़ी हूँ। मेरे पिताजी सब जानते हैं उनको, पंडित बिरजू महाराज जी, जो 7वीं पीढ़ी रहे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी 9वीं पीढ़ी भी अब तैयार है। मेरा बेटा त्रिभुवन महाराज
जो इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर के और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं वो, और आज जो बहुत अच्छी तरीके से पूरे विश्व के अंदर में अपना काम दिखा रहे हैं करके। जी जी। आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े जी जहाँ पर कथक और मौसीकी का ही माहौल रहा, बिल्कुल। और ये देखकर आप इसकी तरफ खींचे चले गए, या फिर आपको किसी ने कहा कि हाँ। कथक सीखना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वैसे तो क्योंकि ये परंपरा का काम है, जी हमारे यहाँ पुश्तों दर पुश्त हमारे यहाँ यही काम हुआ कथक के बारे में। और देखिए मेरे ज़िंदगी के अंदर में जब मैं स्कूल में था तो मेरा झुकाव थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ ज़्यादा था। अच्छा। तो मैं क्रिकेट की तरफ में ज़्यादा डांस करता था, महाराज जी से मैं डांस सीखता रहता था, बट मेरा रुझान थोड़ा क्रिकेट की तरफ ज़्यादा था। तो उस समय का एक किस्सा भी आपको बताता हूँ महाराज जी के, कि एक दिन वो सुबह बैठ कर के चाय पी रहे थे और हमारा कुछ टूर्नामेंट चल रहा था, तो मैं महाराज जी के पास गया। मैंने कहा, मैं उनको घर पे बाबू कहता था, मेरी माँ को अम्मा और बाबू ऐसा। तो मैंने कहा, बाबू बाबू कल से मेरा मैच शुरू हो रहा है, मुझे नई पैंट चाहिए, नया शर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, धमाका चाहिए। तो बड़े उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट मेरे उनके फेस पे देखा। उन्होंने एक शब्द कहा मुझे कि बेटा ये बताओ कब तक पैंट शर्ट के बारे में सोचोगे, कभी पजामा कुर्ता के बारे में भी सोचो। उनका इशारा था कि तुम्हारा जो काम है उस पर आप ध्यान दीजिए, जो परंपरा का काम चला आ रहा है। वो एक समय ऐसा आया कि जिसने मेरी ज़िंदगी को शायद एक बदल के रख दिया। मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा बाबू ने ऐसा क्यों कहा मुझे? तो कह रहे समझो, सोचो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो वो मेरे पिता जरूर हैं, और पर मैंने कभी भी उनको पिता की दृष्टि से देख ही नहीं पाया। हमेशा जब भी देखा उनको गुरु की दृष्टि से देखा। उनका उठना बैठना, खाना पीना, बोल चाल, समझाना, वो चीज़ मेरे अंदर में एक इतना ऐसा भर गया कि धीरे धीरे मेरा सारा का सारा रुझान जो है वो नृत्य की तरफ, संगीत की तरफ बढ़ गया पूरी तरीके से। तो मैं पूर्ण रूप से मैं कथक के लिए समर्पित हो गया। और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मुद्राएं भी जो आप करते बहुत हैं। कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। तो जिस समय मुद्राएं करके बताइए, हमें बताइए। अच्छा, जिस समय क्योंकि जिस समय हम लोग छोटे थे तो उस समय महाराज जी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, प्रोग्राम में व्यस्त रहते थे। आए दिन वो बाहर ही ज़्यादा रहते थे। तो एक दिन वो भी एक किस्सा बड़ा जोरदार मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरी अम्मा ने महाराज जी से कहा, अरे तुम अपने शागिर्दों को सिखाते रहते हो, बच्चों को भी तो सिखा दो। तो मैं और मेरी बड़ी बहन कविता दीदी हम दोनों थे। तो बहुत झल्ला के महाराज जी बोले, खड़े हो जाओ, ऐसे डाले। तो हम लोग खड़े हो गए। उन्होंने जो पहला परन सिखाया वो इतना विकट परन था, मैं आपको उसके बोल सुनाता हूँ, कि जो एक साधारण बच्चों को सिखाना बड़ा मुश्किल होता। उससे हमारी तालीम शुरू हुई कि कृदद्दा घेदर कतान नगदर तक धर कट तक घेत्तान दा घेत्तान दा तान दा धगनदा तगनदा धगदर तक कृदद्द कृदद्र दान दा कृदद्र दान दा कृदद्र दान दान दा कृदद्दा घेदर कता, ऐसे करके 3 बार उसको। तो सुन के तो हम लोग डर गए कि इतना बड़ा कैसे, नहीं सीखो। फिर उस समय हमारी एक दादाजी, हमारे अच्छन महाराज जी की एक शागिर्द कथक इनमें सिखाती थी, रेवा विद्यार्थी जी। तो महाराज जी ने कहा कि तुम जाओ दीदी से थोड़ा सा पहले तालीम सीखो, उसके बाद मैं सिखाऊंगा। तो मैंने रेवा दीदी के पास भी कुछ टाइम सीखा। उसके बाद पूर्ण रूप से फिर महाराज जी के पास में उनके साथ काम करते 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 बहुत अल्प आयु में ही मैं महाराज जी के साथ में विदेश टूर और हिंदुस्तान में नाचने लगा था। मेरा पहला परफॉर्मेंस मुझे याद है, ये रेलवे का प्रोग्राम था इलाहाबाद में। मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। तो मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों ने मिल करके इलाहाबाद में वो परफॉर्मेंस किया था, और उसमें महाराज जी खुद भी थे और महाराज जी के एक शागिर्द भी थे। तो हम लोग ने वहाँ पर प्रोग्राम किया और तब से एक उलाव बन गई। और धीरे धीरे ये होता ही है, परंपरा में ये अपने आप विकसित हो जाता है इंसान के अंदर में।
फिर मैंने पूरी तरीके से अपने नाच को अपने साथ। पंडित जी, आपके वालिद पद्म विभूषण जी स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी, जी एक बड़ी हस्ती, जी कथक में तो माहिर थे ही, जी साथ ही गायकी में भी बहुत अच्छे थे। जी तो उनके बारे में कुछ बताइए। जी। सबसे पहले तो मैं आज भी उनके जाने के बाद भी कभी स्वर्गीय शब्द मैं उनके साथ जोड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो हमेशा वो अमर हैं, थे, हैं और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जब तक कथक भारतवर्ष में, विदेश में पनपेगा, तब तक महाराज जी जो हैं वो हमारे साथ हमेशा ही रहेंगे। जी बिल्कुल। इसलिए मैं कभी भी उनके फ़ोटो पे माला चढ़ाना या कभी भी, मैं इसके बहुत खिलाफ रहता हूँ कभी भी, क्योंकि वो हमसे दूर नहीं है जी। आज भी वो हमें सिखाते हैं। हमारा परिवार जो है बहुमुखी परिवार कहा गया है, और कलाकार तभी संपूर्ण होता है जब उसके अंदर में ये सारी प्रतिभाएं होती हैं। उसमें गायन, वाद्य, नृत्य, चित्रकला, साहित्य और इन सब चीज़ों का बहुत जुड़ाव है। हमारे बिंदादीन महाराज जी ने लगभग 5000 से भी ज़्यादा ठुमरी, दादरा, भजन, वंदनाएं, सादरा, बहुत सी चीज़ें लिखी। और महाराज जी की लेखनी तो आप समझिए कि शायद वो कविताओं में और ठुमरी दादरा में ही उनकी बातचीत ही होती थी, इतना कुछ उन्होंने लिखा। शुरू में मुझे बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, हमारे जब पूर्वज लोग जब करते हैं तो मुझे भी ये काम करना चाहिए। आप भी लिखते हैं? और मैंने धीरे धीरे उसको लिखना शुरू किया, और आज उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से करीब 350-400 चीज़ें मैं लिख चुका हूँ। और मेरी एक पुस्तक विमोचन भी हो चुका है जो माधुर्य के नाम से है। क्या बात है। उसमें मैं आपको कहेंगे तो मैं आपको एक दो चीज़ें सुनाइए। एक मेरा कल्पना था, ये मैंने श्रीलंका में, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बाहर आके बैठ गया कॉरिडोर में, चांद की रोशनी दीवार पे पड़ रही थी और वहाँ बहुत सारे बांस के पेड़ थे, और मैं उसको देखते देखते एकदम कल्पना में खो गया। और मैंने वहाँ पर एक नैपकिन रखा था, उसी पे मैंने लिखना शुरू किया। तो शब्द ऐसे थे कि बांसन की झुरमुट में सब चंद्र देख ठगी रही। बांसन की झुरमुट में सब चंद्र देख ठगी रही। पर इससे पहले एक लाइन है कि सब सखियां मिली चली जात, सारी सखियां मिलके जा रही हैं जी। सब सखियां मिली चली जात, अचानक बांसन की झुरमुट में सब चंद्र देख ठगी रही, और अचरज भरी नैनों से असमंजस में पड़ गई। को समझ ना पाए दो चांद कैसो निकसो है, एक नबते विराजो दूजो उतर आयो है। उनको दो चांद नजर आया। बहुत खूबसूरत। तो एक सखी निकट गई, दूजो को पास बुलाए लीन, औरन से रहन न गए सब मिली चली आयो है। तो क्या देखती हैं कि बांसन की झुरमुट में मोहन संग राधा बैठो है। बांसन की झुरमुट में मोहन संग राधा बैठो है, और अर्धमुख राधा सो सांवरों ने घेरो है। क्या बात है। और तो दूर से प्रतीत हो तो जैसे अर्धचंद्र निकसो है। क्या बात है। तो ये मेरी कल्पना कविता के रूप में उभरी। इसी प्रकार से मैंने कृष्ण को भी वर्णित किया स्वर के हिसाब से। 7 स्वर हमारे संगीत में हैं। जी जी। सारे गामा पाधा नीसा, और ये कुदरत की देन है, ये ऊपर वाले की देन है। ये स्वर के साथ ही हम लोगों ने संगीत को सीखा है। जी बिल्कुल। तो वो मैं दोहरा देता हूँ कि सा कहे, ये सहेलियाँ कहती हैं आपस में, बांसुरी में 7 स्वर हैं, आपस में दोनों सब लोग बातचीत करते, कहने लगे भाई राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, सखियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, मीरा प्रेम करती हैं, लेकिन हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने प्रेम को कैसे जाहिर करें। तो आपस में बातचीत हो रही है 7 स्वर की, वो कल्पना है ये मेरी। क्या बात है। कि सा कहे सांवरे की श्वास बन जाऊं मैं, रे कहे रंग पीतांबर अंग अंग सज जाऊं मैं, गा कहे गुछ बन मोर मुकुट विराजू मैं, माँ कहे महक बन
कस्तूरी सी लिपट जाऊं मैं, पा कहे पाजेब बंद पग में बंध जाऊं मैं, धा कहे धुन बंसी की बन मधुर स्वर सुनाऊं मैं, और नी कहे नींद बन आंखों में सिमट जाऊं मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो खूब। इस टाइप से कविताओं की रचनाएं, ठुमरी की रचनाएं, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने किया, उनको देख के महाराज जी ने किया, और उन्हीं को देख करके मैं उस जगह पर बढ़ रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा भी बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं। कभी ईश्वर चाहेंगे मेरी जगह वो होंगे और आप उनसे बात करेंगे तो उनको आपको मजा बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। जी। आपकी कुछ यादें जुड़ी होंगी उनके साथ, आपके पिताजी के साथ? मुझे कहा जाता था, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे कहा गया ये बात को, कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं कभी झुंझुने से या बॉल से या बैट से या जो भी बच्चों का खेल था, कभी उससे नहीं खेला। मेरे तुरंत मेरा पैदा होने के साथ ही मेरे पैरों में छोटे छोटे घुंघरुओं की लड़ बांध दी गई। तबले बाई की थाप से मुझे खिलाया जाता था। क्या बात है। हारमोनियम बजा के गा करके मुझसे लोरी सुनाई जाती थी। तो मेरा जो बचपना बना वो केवल संगीत और संगीत और संगीत के बीच में रहा। और यादें तो बहुत सारी हैं, इतनी यादें हैं, कुछ तो भूल भी गए। एक छोटी सा किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने दादी के गांव गए थे, जहाँ लाइट भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था, और वहाँ पर कुश्ती लड़ने वाला वो अखाड़ा होता है ना, पत्थर के बाउंड्री बीच में मिट्टी बनी हुई होती है। तो सब गांव वालों ने कहा कि महाराज जी से कहा कि भैया आप आए हैं तो थोड़ा गाना बजाना तो होना चाहिए जी। तो महाराज जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल होगा, और मैं भी कुछ करूँगा और मेरा बेटा भी साथ में है, ये भी कुछ करेंगे। तो मैंने कहा बाबू मैं यहाँ नाचूंगा कहाँ, पहले यहाँ तो स्टेज है नहीं, क्योंकि मुझे तो आदत थी स्टेज की। अच्छा। मैंने कहा यार स्टेज तो है नहीं। कहते ये बेटा ये जो अखाड़ा है इसी में नाचना होगा। मैंने कहा तो यहाँ तो मिट्टी है, मैं कैसे नाचूंगा। अरे नाच लोगे कोई बात नहीं, ये जो पत्थर का एरिया है यहाँ आके फुटवर्क करना और बीच में आके छोटा छोटा टुकड़ा नाच देना, लोग खुश हो जाएंगे। मैं तो एकदम बहुत ही, मेरा तो एकदम ऐसा हो गया कि मैं क्या करूँगा समझ में नहीं आया। शाम को देखा तो पानी वानी छिड़क के मिट्टी को बैठाया गया, सफ़ेद चादर बिछा दी गई, और महाराज जी तबला लेके बैठे थे, और वहाँ के जो ट्रैक्टर थे जो खेतों में काम होता ना, उसकी लाइट जलाई गई, उससे लाइट उत्पन्न की गई। ओके। देखिए जरा, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। जी। अब मुझे कह दिया कि चलो नाचो। जी। अब मैं डर के मारे हाथ बांध करके, अब डर भी लग रहा है कि क्या होगा, किसी तरीके से बस नाम ले करके 10-15 मिनट में नाच दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद जब महाराज जी खड़े हुए हैं, उसी मंच पे महाराज जी ने जब हाथ बांधा और 1.5 घंटा 2 घंटा नाचा, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े हॉल के अंदर वो नाच रहे हैं। वो अखाड़ा दिखा ही नहीं, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी बड़े मंच पे, कमानी हॉल में, श्री फोर्ट में नाच रहे हैं, लंदन के स्टेज पे नाच रहे हैं, पानी की तरह एकदम नाचते गए। क्या बात है। और वो चीज़ देख करके मैं इतना ज़्यादा मैं भावुक हो गया। मैंने कहा कि मुझे भी यहाँ पहुँचना है। जी। ये सब इंस्पिरेशन महाराज जी से जो मिलता रहा मुझे, कि समय समय पे उनकी हर अदा, उनकी हर बात, उनकी हर चीज़ कुछ सिखाती रही। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कुछ सीखता रहा। और उनके साथ आपने कुछ फिल्मों में भी कोरियोग्राफी की है। महाराज जी ने तो खैर कई बहुत सारी फिल्मों में काम सिखाया, जिसमें बाजीराव मस्तानी उसमें वो था, और देवदास भी था। तो महाराज जी को ही ऑफर आया था, वो फिल्म थी दिल तो पागल है। तो महाराज जी ने कहा भाई मैं बम्बई नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ और जाके तुम कोरियोग्राफ कर देना। तो मैं बहुत पहली बार मैं बॉलीवुड में जा रहा था जी। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है वगैरह, कुछ अलग होगा। तो मैं गया और जा कर के महाराज जी ने 2-4 एक्शन जो बताए थे, सिचुएशन के हिसाब से वो एक्शन वहाँ पर काम ही नहीं कर रहा था। माधुरी दीक्षित जी जो हैं वो खुद भी महाराज जी की बहुत अच्छी शागिर्द हैं। उन्होंने वो टाइम टू टाइम जब महाराज जी अमेरिका जाते थे तो उनसे बाकायदा तालीम लेती हैं वो।
जी। लेते थे वहाँ पर। तो मुझे जब भी समझाया कि आपने देखा होगा उसमें एक जगह पे शाहरुख खान ड्रम बजा रहे हैं जी। और उसको सुन करके माधुरी जो है ऐसा पैर रख के पहले ऐसे घुंघरू करते हुए छम छम, फिर वहाँ से उठ करके वो मेन स्टेज पे आती हैं और आ करके पूरा वो 1-1.5 मिनट का पूरा पीस, बहुत अच्छा है वो। और तो उसको पूरा मैंने कोरियोग्राफ किया क्या बात है। और ईश्वर की कृपा से बहुत सराहा गया, लोगों को बहुत पसंद ये आया। बहुत अच्छा है वो। ये बस गुरु की कृपा है जो मैं कर पाया। तो फिल्मों से जुड़ा कोई शूटिंग का किस्सा? बहुत सारे किस्से हैं, जैसे मैंने कहा ना, समय समय उपकार के समय पे जब हमारी आशा पारिक जी आई हुई थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उस समय पे भी महाराज जी की उसमें कुछ कोरियोग्राफी थी। तो बचपन में तो खैर मैं उतना इन्वॉल्व नहीं था, बट जब महाराज जी थोड़े से बाद के समय पे मैं उनके साथ जुड़ा ही रहता था हमेशा, और कुछ ना कुछ काम होता ही रहता था। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक दगड़िया फिल्म रीजनल फिल्म थी, उसके लिए मैंने संगीतबद्ध भी किया। तो ये संगीत सीखना, कोरियोग्राफी करना, ये सब जो चीज़ें, ये सब हमारे गुरु की ही कृपा है, महाराज जी की कृपा है। मैंने कथक केंद्र में जब प्रवेश किया आज से 37 साल पहले प्रोडक्शन यूनिट के अंदर में, तो मेरा ध्येय केवल ये नहीं था कि मुझे केवल यहाँ का नौकरी करना है। मैंने उस नौकरी के साथ साथ मैंने महाराज जी की उन सब चीज़ों को सीखा कि वो संगीत कैसे बनाते हैं, धुन कैसे बनाते हैं, कोरियोग्राफी के पीछे उनकी क्या सोच है। उनकी अनेकों एक कोरियोग्राफी उस समय उन्होंने कर डाली जो आज 100 साल तक भी मैं कह रहा हूँ कि शायद कथक में कोई नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। हाँ, उन्होंने 100 साल का काम अपने समय पे ही कर दिया, और उसमें प्रमुख रूप से कई सारी चीज़ें, लीलांगिका या रसारण्य या फाइल कथा या मौन साक्षी ये सब चीज़ें उस समय उन्होंने प्रोड्यूस की जब हम लोग उनके अंडर में काम करते थे। एक फिल्म और थी बाजीराव मस्तानी, जी हाँ, तो जी हाँ। उसकी कोरियोग्राफी महाराज जी की हुई है। हाँ जी। जी। तो दीपिका पादुकोण जी के पे ये फिल्माया गया था, और इसके लिए बाकायदा दीपिका जी ने वो आती थी और उन्होंने महाराज जी के साथ बैठ करके बहुत उसके पीछे वर्कआउट किया, क्योंकि वो बेसिकली वो कथक डांसर नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही डिटेलिंग से उसको पहले सीखा, और सीख करके फिर जब वो उसको शूट किया गया तो महाराज जी बम्बई गए थे, हम लोग भी साथ में थे वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने पूरी कोरियोग्राफी, उसके अंदर पूरा ग्रुप भी है और उसके अंदर में उसकी पूरी कोरियोग्राफी की थी महाराज जी ने। और उसका जो पीछे का ऑडियो है उसके अंदर में भी महाराज जी की ही पढ़ंत है, बाकायदा उन्होंने उसको पढ़ के भी किया है। कुछ डांस ड्रामा भी आपने डायरेक्ट किए हैं? जी, मैंने कथक केंद्र में ही रह करके और थोड़ा बाहर भी काम किया मैंने, और कुछ स्कूलों से भी मैं जुड़ा और वहाँ पर भी प्रोडक्शन मैंने किए। तो एक प्रोडक्शन था आकांक्षा करके, जो पूरा करीब 1.5 घंटे का बैले, जो जोनाथन ऑफ लिविंगस्टन सीगल पे आधारित था पूरा। और इसके अलावा गंगा अवतरण पे हमने काम किया, विश्वामित्र और रामायण और कृष्ण होरी धूम मचोरी, महाराज जी का ही कोरियोग्राफी को थोड़ा सा एक नया रूप देते हुए मैंने इसको दोबारा कोरियोग्राफ किया। इसके अलावा बहुत सारे वंदे मातरम पे भी काम किया, हिंदी दिवस पे मैंने काम किया, कोरियोग्राफ किया, और छोटे मोटे आइटम तो इतने हैं कि शायद मैं गिनती भूल जाऊंगा, इतने सारे हैं। आकांक्षा है, बाजत ताल है, तराना है, सरगम है, तो बहुत सारी कोरियोग्राफी है। म्यूजिक कंपोजर भी हैं आप जी, और आपने एक गढ़वाली फिल्म में भी म्यूजिक दिया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने जैसा बताया कि इन सब चीज़ों की जो तालीम या मैंने जो सीखा वो महाराज जी ही माध्यम रहे, म्यूज़िक कंपोजिशन कैसे करते हैं या वगैरह वगैरह। जहाँ तक दगड़िया नाम था फिल्म का, जो गढ़वाली फिल्म थी, दगड़िया यानी साथी। तो ये एक वीडियो फिल्म थी, और जिसमें एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसका म्यूज़िक करिए, और बड़ा मज़ा उसमें ये आया था कि क्योंकि वो तो कैसेट के रूप में निकला था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मैंने इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किए थे वो सारे हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट थे, सितार था, पखावज था, बांसुरी था, सारंगी था। तो वहाँ के लोगों को सुनकर एक अलग अनुभूति हुआ,
और वो इतना चला कि वो वीडियो फिल्म जो है वो फीचर फिल्म में कन्वर्ट हो गई और फिर क्या वहाँ बात दिखाई है, गई। क्या बात है, क्या बात है। जय किशन जी, आपकी पसंद का कोई भी गाना हो जाए। अच्छा वैसे बिना हारमोनियम के गाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक दो लाइन थोड़ा सा अब मैं अपनी ही रचना सुनाने की कोशिश करता हूँ। बसो मोरे मन कृष्ण छवि अति भाई, कृष्ण छवि अति भाई, भाले तिलक कुंडल गरमारा, मोर मुकुट पीतांबर डाला, पग नूपुर सो एक कंगन शोभित, देख चित्र मन हर्ष अपारा, बसो मोरे मन कृष्ण छवि अति भाई, कृष्ण छवि अति भाई। क्या बात है जय किशन जी, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। जय किशन जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ये दुआ है कि आप अपने खानदान की रिवायत को जी इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। वाह वाह वाह, बस बहुत 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 शुक्रिया। कोशिश है मैं अपने बच्चों के अंदर में, अपने शागिर्दों के अंदर में, मैं यही कोशिश रहता है कि जो परंपरा आज तक चली आ रही है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी यूं ही बढ़े और सदियों तक ऐसे ही चलता रहे। देश विदेशों में हमारे यहाँ हर जगह चर्चा हो कथक की, कथा कहे सो कथिक कहा है, यही हमारी कथक की कहानी है। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।